नमस्कार, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग जो पीछे कुछ चीज़ें छोड़े हुए हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए, जैसे कि एक चीज़ यहाँ से क्लियर करते हैं कि यहाँ पर जो एग्जांपल दिया गया है कि देयर आर सम मॉड्यूल व्हिच आर इंजेक्टिव एंड प्रोजेक्टिव बोथ। तो इसमें एग्जांपल दिया गया है भी वेक्टर स्पेस एज एफ मॉड्यूल। ठीक है, तो ये चीज़ किसी को कोई कोरिलेट कर पा रहा है कि ये इंजेक्टिव प्रोजेक्टिव कैसे हो जाएगा? अगर नहीं तो देखिए, इंजेक्टिव जानने के लिए आप बताओ, इंजेक्टिव के लिए सबसे सिंपल विधि कल की क्लास में डिस्कस हुआ है या उसके पहले या तो नोट्स पढ़े होंगे तो क्लियर हुआ होगा। इंजेक्टिव को जज करने के लिए सबसे इजी रास्ता क्या है, कोई बताएगा? डिविजिबिलिटी। ठीक है, अगर कोई फंक्शन डिविजिबल, अगर कह सकते हैं कि मॉड्यूल अगर हो, वो अगर इंजेक्टिव है तो मतलब ऐसा होता है कि डिविजिबल है तो इफ़ एंड ओनली इफ इंजेक्टिव, तो डिविजिबल है तो इंजेक्टिव और इंजेक्टिव है तो डिविजिबल, हमें चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इंजेक्टिव दिखाने के लिए मैं यहाँ पर भी को दिखा दूँ डिविजिबल, तो भी को डिविजिबल दिखाने के लिए इसमें कोई एक एलिमेंट ले लेता हूँ, लेट यक्स ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर एफ मॉड्यूल लिखा है तो इसमें जो फील्ड है, रिंग पूरा का पूरा फील्ड है, यानी कि जेड स्टार के जगह पर यहाँ पर क्या होगा? ठीक, यहाँ पर नेचुरली अगर हम जैसे कि वहाँ पर देखिए है क्या कि जो डेफिनीशन है ना, डेफिनीशन में अगर जा कर के देखेंगे किसकी डेफिनीशन में, इसके डिविजिबल के डेफिनीशन में, डिविजिबल के डेफिनेशन में जा कर के देखेंगे तो वहाँ से एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे। देखिए, कह रहा है कि यम बी ए एबेलियन ग्रुप, यम कोई एबेलियन ग्रुप है, देन यम इज सेड टू बी डिविजिबल। आप बताओ कि यम अगर एबेलियन ग्रुप है तो क्या यम स्वतः जेड मॉड्यूल बनाता है कि नहीं बनाता है? मीनिंग ये है कि जेड क्रॉस एम टू एम में जो मैप जाती है, ठीक, ये तो कई बार बता चुके हैं, उसे मैं फिर से 20 बार क्यों बताऊं? जेड क्रॉस एम टू एम जो मैप होती है या कोई भी एबेलियन ग्रुप हो तो वो जेड मॉड्यूल बनाता है, यानी कि जेड क्रॉस एम टू एम मैप हमें एग्जिस्ट कर जाएगी जो मॉड्यूल के चारों कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगी। तो एम प्लस के साथ एबेलियन ग्रुप बना लेता है नेचुरली। ठीक है, नेचुरली ये बना लेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर ये जेड जेड के जगह पर, चूंकि इन जनरल हम अगर बात करें तो रिंग यूज करते हैं, तो यहाँ स्वतः रिंग के प्लेस पर जेड यूज हो जा रहा है। तो इसी प्रकार से अगर सपोज करिए कि वेक्टर स्पेस हम ले लें, तो यहाँ पर रिंग के जगह पर फील्ड यूज कर लें, तो भी क्या है? भी इज एफ मॉड्यूल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, ठीक है, तो इस तरीके से, तो इसलिए यहाँ पर जो एम एम एवेलियन ग्रुप होने की वजह से जेड, जो जेड मॉड्यूल मतलब एम अगर एवेलियन ग्रुप है तो स्वतः जेड मॉड्यूल हो जाता है। तो यहाँ चाहे जान करके चाहे अनजाने में या प्रेजेंट हो या नहीं हो, लेकिन इनडायरेक्टली रिंग के प्लेस पर जेड काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर एन को कहाँ से चूज किया गया था? जेड स्टार से। हर जगह जेड स्टार से नहीं चूज करेंगे, हर जगह उसके रिंग से हम चूज करेंगे। ठीक है, तो हालांकि यहाँ पर एविलियन पर ही अप्लाई हो रहा है, तो इन जनरल हम इस फार्मूले को जनरलाइज कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि हम अगर वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर कि हमारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ठीक, तो वहाँ से आपको एक जो कंसेप्ट है वो क्लियरली यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक, देखिए यहाँ पर, ठीक,
कि मुझे अगर इसको भी को डिविजिबल दिखाना है तो दोनों सेंस में, तो एक स्टार, एफ स्टार का मतलब एफ में से 0 को निकाल दीजिए, इसमें कोई भी ए ले लीजिए, कोई भी ए ले लीजिए, एनी ए, और यहाँ पर एक्स एनी एक्स ले लीजिए, ठीक है। तब क्या मुझे क्या कोई इसमें वाई एग्जिस्ट करेगा भी में, ठीक है, भी में क्या कोई वाई एग्जिस्ट कर सकता है कि ए टाइम वाई कर देने पर एक्स हो जाए, ए टाइम वाई कर देने पर एक्स हो जाए? तो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। क्यों करेगा अभी मैं बताता हूँ। y के प्लेस पर मुझे अगर x बाई ए पुट कर देना रहे तो कट के a फिर x दे देगा, अगर मैं y के प्लेस पर a बाई x दे दूँ तो, सॉरी x बाई ए, y इक्वल टू एक्स बाई ए। अब प्रॉब्लम यह है कि x बाई ए क्या भी में होगा, तो अवश्य होगा। क्यों? क्योंकि f स्टार में से a आप पकड़ रहे हो और a है नॉन जीरो, और f जो फील्ड होता है, f फील्ड f प्लस और डॉट दोनों के रेस्पेक्ट में एबेलियन ग्रुप होता है, डॉट के रेस्पेक्ट में नॉन जीरो एलिमेंट को लेकर के। तो इस सिचुएशन में a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी मिलेगा, यानी कि 1/a भी f में होगा, और चूंकि f मॉड्यूल है तो f क्रॉस v टू v मैप जा रही होगी, तो इसमें से 1/a ले लीजिए, v में x है ही, ठीक है। तो जब 1/a और x का गुणा करोगे तो x/a चला जाएगा किस में, v में, तो v के अंदर होगा क्या, x/a, और a से a कट करके फिर से x दे देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो क्लियरली अगर इसको फिर से सोचिए तो जो डेफिनेशन है कि क्या ये भी हमारा क्या भी इंजेक्टिव होगा कि नहीं, तो इंजेक्टिव का सेंस डिविजिबिलिटी से है, डिविजिबल, ठीक है। तो डिविजिबल के लिए भी को हम कहेंगे कि डिविजिबल है, तो डिविजिबल की डेफिनेशन क्या है कि फॉर एनी एक्स, अगर एक्स में भी में ले लूँ और ए ले लूँ किस में, एफ स्टार में, एफ स्टार में मुझे ए ले लेना है, ठीक है। तो क्या कोई y भी के अंदर एग्जिस्ट करेगा इस प्रकार से कि a इंटू वाई बराबर क्या हो जाए, x हो जाए, तो मैं बोलूँगा हाँ। क्यों एग्जिस्ट करेगा? क्योंकि भी मॉड्यूल है, f मॉड्यूल है, तो f क्रॉस v टू v तो मैप जाएगा ही, a है नॉन जीरो एलिमेंट f इस f का, तो 1/a तो होगा ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स f के अंदर, और इसके अंदर x है, दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो a/x आएगा, इसमें भी में जाएगा ही। तो इस भी के अंदर a/x पहुंचा हुआ है, तो यही y के जगह पर इसको रख देंगे, तो a इंटू एक्स, x/a, ठीक है, x/a, x/a, a से a कट करके x दे देगा। तो a रैंडम एलिमेंट के लिए है, तो किसी भी एलिमेंट के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। आपका मन है कि यहाँ पर सपोज कीजिए कि आप t ले लीजिए, या कोई एक वेक्टर स्पेस ही ले लीजिए, ऐसा सेटिंग लीजिए जो वेक्टर स्पेस हो। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कहूँ कि Q किस पर, Q ओवर Q वेक्टर स्पेस है, यानी कि Q क्या है, Q इज Q मॉड्यूल है। Q मॉड्यूल होगा कि नहीं? और वेक्टर स्पेस भी होगा, ठीक है। Q मॉड्यूल होने के साथ साथ वेक्टर स्पेस भी होगा, ठीक। तो इसका कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, मान लीजिए कि आपने 3/4 पकड़ लिया, इस Q स्टार में 0 को छोड़ के कुछ भी ले लीजिए, 17/19 ले लीजिए, ठीक है। फिर आप कहोगे क्या कोई यहाँ पर y एग्जिस्ट करेगा कि 17/19 y बराबर क्या हो जाए, 3/4 हो जाए, तो मैं कहूँगा अवश्य होगा, ठीक है। ऊपर 19 भरूंगा, नीचे 17 भरूंगा, इसमें 3 का गुणा कर दूंगा, इसमें 4 का गुणा कर दूंगा, ये कट करके अपने y के प्लेस पर इस प्रकार से y के प्लेस पर रख दिया, ठीक है। 19 का 3 टाइम, नीचे 17 का 4 टाइम, और एक काट करके फिर 3/4 दे देगा। तो इस प्रकार से जनरलाइज डेफिनेशन देखा जाए तो भी
इंजेक्टिव है, यानी कि एवरी वेक्टर स्पेस एफ मॉड्यूल जब होता है फील्ड पर तो वो इंजेक्टिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो डिविजिबल है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए इसे प्रोजेक्टिव दिखाना है, तो प्रोजेक्टिव के लिए आप बताओ, वेक्टर स्पेस होता है तो उसकी बेसिस होती है कि नहीं होती है? अगर कोई वेक्टर स्पेस है तो इसके पास एक बेसिस होगी। ठीक है, एक बेसिस होगी, तो अगर किसी यम के पास अगर बेसिस है तो इसको क्या बोलते हैं? फ्री मॉड्यूल। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्री मॉड्यूल। ओके, अगर बेसिस है तो इसको बोलते हैं फ्री मॉड्यूल। तो आप एक थियरम पढ़े हो कि एवरी फ्री मॉड्यूल इज क्या? एवरी फ्री मॉड्यूल इज प्रोजेक्टिव। ठीक है, ऊपर देख लीजिएगा। तो इसलिए ये प्रोजेक्टिव भी हो जाएगा। कोई भी वेक्टर स्पेस होगा उसके पास बेसिस होगी, और जब बेसिस होगी तो फ्री हो जाएगा, और जब मॉड्यूल फ्री होगा तो एवरी फ्री मॉड्यूल इज प्रोजेक्टिव। ये मोटी हेडिंग में ऊपर थियरम है, खोज लीजिएगा। इतना चीज़ें क्लियर हो गया? ठीक है, तो इसको आप अपने तरीके से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले करके, या फिर चाहे जैसे दिमाग में रख लीजिएगा। नहीं रखना हो तो याद जरूर कर लेना कि ऐसा मॉड्यूल बताओ जो इंजेक्टिव प्रोजेक्टिव बोथ हो, ऐसा मॉड्यूल बताओ जो इंजेक्टिव प्रोजेक्टिव बोथ ना हो, मतलब नाइदर इंजेक्टिव नार प्रोजेक्टिव। तो दोनों एग्जाम्पल हो गए। अब एक तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पर एक मैंने कल दिया हुआ था, ए प्रोजेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव का। जेड वाला तो मैं ये दे दिया था, ए वाला फंसा हुआ था, थर्ड वाला। ठीक है, थर्ड वाला कहा जा रहा है कि देयर आर सम मॉड्यूल विच आर इंजेक्टिव बट नॉट प्रोजेक्टिव। तो एग्जाम्पल दे रहे हैं क्यू एच जेड मॉड्यूल। तो बताओ क्यू इंजेक्टिव होगा? क्यू इंजेक्टिव होगा? जेड मॉड्यूल ये है, मतलब यहाँ पर जेड स्टार हम यूज करेंगे। इसमें से एक चीज बताइए, क्यू को मैं क्या ले लेता हूँ? क्यू में से कुछ भी ले लूँ, एक सेकेंड, क्यू में से मैं अगर कुछ भी ले लूं, ध्यान दीजिए, क्यू में कुछ भी ले लूं, 3/4 ले लेता हूं। इसमें से मैं 15 ले लिया, या 15 या फिर 5 ले लिया इसमें से, तो क्या इसमें कोई ऐसा y एग्जिस्ट करेगा कि 5 टाइम y इक्वल टू 3/4? तो पक्का मिलेगा यहाँ पर y, क्यू में मिल जाएगा। 5 इंटू 3/20 ले लीजिए। ठीक है, आ जाएगा ये 3/4। तो इस तरीके से क्यू हो क्या गया? डिविजिबल। और डिविजिबल है, अगर क्यू डिविजिबल है तो क्यू क्या हो जाएगा? इंजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो डिविजिबल की वजह से इंजेक्टिव, मतलब हम उसके डायरेक्ट उसकी डेफिनेशन यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डेफिनेशन थोड़ा लंबा है, उसके लिए एक होमोमॉर्फिज्म सीक्वेंस लेगा, जहां नहीं हो पाएगा वहां पर तो सोचेंगे ही। ठीक है, तो इंजेक्टिव दिखाना आसान था, लेकिन अब मैं प्रोजेक्टिव, ये जो प्रोजेक्टिव है, ठीक है, प्रोजेक्टिव मैं आपको नॉट प्रोजेक्टिव ये मैं शो करूंगा डेफिनेशन से, क्योंकि मुझे और जगह से ट्राई किया लेकिन कहीं मिला नहीं। ठीक है, तो इसको मैं डेफिनेशन से प्रोजेक्टिव दिखाऊंगा। तो देखिए, प्रोजेक्टिव की सिंपल डेफिनेशन है कि अगर ए से कोई बी पर मैप हो और जीरो हो, ए होमोमॉर्फिज्म हो। ठीक, या तो यूँ कहें कि यहाँ से अगर हम इसको न लिख करके मैं आपको पहले वो दिखा दूं कि प्रोजेक्टिव की डेफिनेशन कहाँ है, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप समझ पाओगे। ये है प्रोजेक्टिव की डेफिनेशन। ठीक है, ओके, प्रोजेक्टिव की डेफिनेशन। इस प्रोजेक्टिव की डेफिनेशन में देखिए क्या लिखा है, ए लेफ्ट आर मॉड्यूल पी इज प्रोजेक्टिव इफ फॉर एनी लेफ्ट आर मॉड्यूल ए एंड बी। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट नहीं लिखे हैं, मॉड्यूल्स ए एंड बी एंड ए आर होमोमॉर्फिज्म, ठीक, ए टू बी अल्फा टू 0 एंड एनी आर होमोमॉर्फिज्म एफ पी टू ई। कहने का मीनिंग ये है,
सुनिए, बहुत ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है। प्रोजेक्टिव इंजेक्टिव का राइट डेफिनेशन, अगर आपको डेफिनेशन में कहीं दिक्कत है प्रोजेक्टिव इंजेक्टिव, तो आप सीधे सीधे रामजी लाल को फॉलो करिए, रामजी लाल की बुक को। तो ए टू बी और बी टू जी जीरो पर अल्फा कोई होमोमॉर्फिज्म है। थोड़ा नीचे लिखते हैं, आपको समझाते हैं। ए टू बी टू जीरो में अल्फा कोई आर होमोमॉर्फिज्म है और ये भी आर मॉड्यूल है, मतलब सबका हम रिंग एक ही लेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी का कुछ ले लिए किसी का कुछ ले लिए। तो ऊपर कोई एक पी ले लीजिए, पी को प्रोजेक्टिव कहा जाएगा अगर पी से बी पर एक मैप एफ ले लीजिए, ए आपको लेट करना पड़ेगा, मैं कई बार बता चुका हूं, तब जाके पी से ए पर एक एग्जिस्ट करेगी मैप जी। ठीक है, इसी को कहा गया है कैन बी लिफ्टेड। ठीक है, एक एग्जिस्ट कर जाए जी पी से ए पर सच दैट मेकिंग डायग्राम कम्यूटेटिव, का मतलब है अल्फा ऑफ जी बराबर एफ। अगर ऐसा हो जाए तो हम कहेंगे मतलब कि इधर से घूम के यहाँ तक पहुँचाए या यहाँ से एफ से डायरेक्ट यहाँ पर पहुँचाए। ठीक है, इस प्रकार का अगर सिचुएशन दोनों तरफ से बराबर हो रहा है तब हम पी को क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टिव, जो कि डेफिनेशन में है। डेफिनेशन आपको याद करना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? डेफिनेशन क्लियर है प्रोजेक्टिव का? ओके गुड। तो अब इसको ऐसे समझिए। अब मैं देखिए कोशिश किया हूँ मैनेज करने के लिए, तो इसको आप लिख लेना। मैं यहाँ पर एक जेड ले रहा हूँ, ध्यान देना, एक जेड लिया। ये क्यों ऐसा हो रहा है? ये फट क्यों जा रहा है? ओके ठीक है, एक मैं जेड ले रहा हूँ। ठीक, और जेड से मैं एक, अरे अरे क्या हो गया इसको, एक सेकेंड सॉरी। ठीक है, जेड में ले लिया। अब देखिए जेड टू में क्यू ले लिया और क्यू से फिर मैं जीरो ले लिया। जेड से क्यू, क्यू से जीरो, और यहाँ मैं मैप ले रहा हूँ आइडेंटिटी जेड। ठीक है, आइडेंटिटी जेड लेने से होगा क्या कि ये मैप क्या होगी, ये बताइए। आइडेंटिटी जेड का मतलब कि जेड के एलिमेंट को आइडेंटिटी पर ले जाएगा। मतलब कि आइडेंटिटी जो मैं जेड की यहाँ पर बात कर रहा हूँ ना, कि ये यक्स को यक्स पे ले जाएगा और यक्स होगा कहाँ, यक्स होगा, यक्स बिलोंग करेगा जेड में। ओके, इस तरीके से। तो ये होमोमॉर्फिज्म है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, आइडेंटिटी जेड यहाँ पर आप ए एक्स प्लस बी वाई कुछ भी कर सकते हैं, ये बन जाएगा। ठीक है, तो हम इसको दिखा सकते हैं, एक सेकेंड। ठीक, तो इसको आप दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि डायरेक्टली आइडेंटिटी जेड है ना, तो जेड के एलिमेंट को आइडेंटिटी पर ले जाएगा। यहाँ पर रिंग भी जेड ही है, रिंग क्या है, जेड ही है। तो ए एक्स और वाई सब जेड में है, ये भी जेड में, तो पूरा इंटीजर हुआ, तो इंटीजर को इंटीजर ही देगा। तो ए एक्स प्लस बी वाई हो जाएगा। फिर इसको ए एक्स को आइडेंटिटी जेड एक्स कहेंगे, प्लस एक सेकेंड। ठीक है, इसको इस पर दिखाते हैं हम। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर ए ले लिया और यहाँ से बी। ठीक, ए बी से बेहतर वही जो है टर्म, किसको जेड, और जेड से क्यू, और क्यू से जीरो, और यहाँ मैं बोल रहा हूँ आइडेंटिटी जेड। और आइडेंटिटी जेड की प्रॉपर्टी क्या है, आइडेंटिटी जेड की प्रॉपर्टी है कि एक्स को एक्स ले जाएगा, एक्स बिलोंग टू जेड। ठीक है, इस प्रकार से तो ये होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा, जैसा कि मैं आपको पीछे बताया हूँ। तो ये होमोमॉर्फिज्म है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं अगर Q को प्रोजेक्टिव दिखाना चाहूँ तो Q से इस Q पर कोई मैं एक मैप लूँगा, मुझे लेट करना होगा Q से Q पर एक मैप। ठीक है, तो कोई बताएगा कि ये Q से Q पर कौन सा मैप लेना चाहिए, बताइए। यहाँ Q से Q पर सबसे आसान मैप ले लो, क्या प्रॉब्लम है, एकदम आसान वाला मैप।
हाँ बहुत अच्छा। जेड से क्यू पर, क्यू से जीरो पर, आइडेंटिटी ऑफ जेड। ठीक है, अब मैं यहाँ क्यू ले लिया, क्यू से इस पर मुझे लेना है, और यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ, आइडेंटिटी ऑफ क्यू ले रहा हूँ। आइडेंटिटी ऑफ क्यू का मतलब है कि इसमें यक्स को यक्स ही देगा और यक्स बिलोंग कहाँ करेगा, क्यू में। ठीक है, तो अब बताओ कि ये क्यू से क्या जेड पर कोई मैप ऐसी एग्जिस्ट करेगी कि क्यू को पकड़ के जेड पर लाए और यहाँ से फिर से घूम के इसी पर ले जाए। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो कि मैंने यहाँ 3/4 पकड़ा। ठीक है, 3/4 जब पकड़ा तो 3/4 आइडेंटिटी क्यू के थ्रू जब जाएगा इसमें, तो आइडेंटिटी क्यू 3/4 इन जनरल पी बाई क्यू लेके चलेंगे, 3/4 ही आएगा, यहाँ पर 3/4 ही आ जाएगा। लेकिन अगर इधर से ये यहाँ पहुंच भी गया तो यहाँ से जब यहाँ जाएगा तो क्या जाएगा, ये रेशनल जाएगा कि ये इंटीजर जाएगा, बताओ। ये समझ में आ रहा है, कुछ तो समझ में आ रहा होगा ना कि यहाँ से देखो हमारा उद्देश्य क्या है, हम हाँ इंटीजर ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर तो रेशनल मिल रहा है ना। तो कहने का मीनिंग है कि क्यू, अच्छा वॉइस क्लियर नहीं है, एक सेकेंड एक सेकेंड। हेलो, अब ठीक है। तो देखिए बताइए कि मैं कह रहा हूं कि ये क्यू से जेड पर अगर मान लो, देखो हमारा उद्देश्य है कि ये जो आई क्यू है ये हम लेट किए हुए हैं और हमें एक मैप यहाँ पर एग्जिस्ट कराना है क्यू से जेड पर। मान लो एग्जिस्ट करे, मान लो कि एग्जिस्ट कर रही है, वो मैप क्या है, सपोज कर लो जी है। तो जी अगर मैप है तो क्यू को किसी प्रकार से जेड पर लाएगी, तो जेड पर लाएगी तो क्या बना देगी, उसे इंटीजर बना देगी ना, क्या बनाएगी, इंटीजर। ठीक है, इंटीजर बनाएगी, लेकिन इंटीजर पर जब ये आईजेड काम करेगा तो इसे फिर से यहां से घुमा के यहां ले जाएगा, तो किस पर ले जाएगा, नहीं समझ में आया। अरे आई जेड क्या देता है, आई जेड इंटीजर को इंटीजर देता है ना, तो ये इंटीजर दे देगा। लेकिन आप 3/4 को इस साइड से जो लाए हो आई क्यू के थ्रू लाए हो, तो ये आइडेंटिटी है, मतलब रेशनल को रेशनल पे ले जा रहा है। तो इस कंडीशन में ये 3/4 आ रहा है, 3/4 डायरेक्टली जा रहा है 3/4, लेकिन घूम के जाएगा तो किसी इंटीजर पे जाएगा। तो क्या डायग्राम कम्यूटेटिव हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। ठीक है, एग्जिस्ट करने के बावजूद भी नहीं हो पाएगी। वैसे आप बताओ कि क्यू से जेड पर कौन सी मैपिंग मिलती है, या कहीं पर देखे होंगे तो सोचे होंगे कि होम क्यू टू जेड सिंगलटन 0 होता है। ठीक है, कुछ चीजें तो आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, और याद भी कर लीजिए, फिर उसको समझ भी लीजिए, एक बार समझ लीजिए, याद कर लीजिए, बीच में समझते रहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मैंने कहा क्यू से जेड पर आपको मैपिंग एक होमोमॉर्फिज्म भेजनी है। तो होमोमॉर्फिज्म भेजना है तो एक चीज बताइए, ठीक है ये दोनों तो प्लस के रेस्पेक्ट में है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी प्लस के रेस्पेक्ट में है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि इसके हम किसी भी एलिमेंट को अगर 0 को छोड़ के 1 2 3 4 ऐसे बढ़ रहा है, यहाँ पर क्या है -1 -2 -3 एंड सो ऑन, इसके अंदर क्या है, इसमें के अंदर कोई भी एलिमेंट होगा p/q के रूप में होगा। तो किसी भी मैपिंग के थ्रू अगर मैं इसको कहीं भी ले जाऊं, ठीक है, कहीं भी ले जाऊं, ठीक, तो अब बताओ कहीं भी ले जाऊंगा तो होगा क्या, मेरे कहने का मीनिंग है कि मैं कहाँ ले जा सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने 1/2 को कहीं मैं ले जाना चाहूँ, जहाँ मन करे वहाँ ले जाओ।
जैसे मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पर आपने एक पर आप ले गए, मान लीजिए वो मैपिंग एफ है, तो हुआ क्या, एफ 1/2 को कहाँ ले गए, एक पर। अच्छा अब बताओ, अब एफ 1 को कहाँ ले जाओगे, 1 को आप जब ले जाओगे तो एफ 1 हो गया, 1 को हाफ प्लस हाफ लिखेंगे, हाफ प्लस हाफ लिखेंगे, होमोमॉर्फिज्म है तो टूट जाएगा, हाफ प्लस एफ हाफ में, और ये है 1 + 1 मिलके क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 1 चला गया, 1 चला गया सपोज करिए 2 पर, 1 चला गया 2 पर। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि सपोज करिए कि 1/3 को भी तो कहीं ले जाएंगे ना हम, अगर टू डिफरेंट अगर इसको ले लें, मतलब कि Q से Z पर अगर हम 2 डिफरेंट रेशनल को कहीं भी ले जाएं, 0 को छोड़ करके या 0 पर भी, ठीक, तो ये कंट्राडिक्शन पैदा कर देता है। जैसे मान लीजिए कि 1/3 को कहीं भी ले जाना है, सपोज कीजिए कि 1/, इसमें कुछ रूल तो है नहीं ना कि 1/2 से 1/3 जनरेट हो जाएगा, क्यों, क्या ये क्यू साइक्लिक है, नहीं, साइक्लिक नहीं है तो एक एलिमेंट ऐसा नहीं मिलेगा जो सबको जनरेट कर दे, तो अलग अलग एलिमेंट होंगे, तो अलग अलग एलिमेंट होंगे तो अलग अलग को अलग अलग पे ले जाएगा। तो जैसे मान लीजिए 1/2 को 1 पे ले गया, अगर आप 1/3 को 1 पर ले जाओगे ना तो भी ये मतलब प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। क्यों क्रिएट करेगा, क्योंकि देखिए अब मैं अगर 1/3 को 1 पे ले जाऊं, 1/3 को अगर मैं 1 पर ले जाऊंगा तो 1 को कहाँ ले जाना पड़ेगा, तो 1 को ले जाना पड़ेगा एफ 1/3 + 1/3 + 1/3, ये 3 भाग में टूटेगा, तो 3 × एफ 1/3 हो जाएगा, और 3 × एफ 1/3 का वैल्यू 1 है और 3 हो जाएगा। तो f1 का वैल्यू अभी देखा आपने 3 हुआ, और f1 का वैल्यू अभी कहाँ क्या हुआ, 2 हुआ। तो इसका मतलब क्लियर है कि f 1/2 को अगर 1 पे ले जा रहा है तो 1/3 को 1 पे नहीं ले जाएगा। क्यों, अगर ले गया तो 1 को 1 बार 2 पे जाएगा, 1 बार 3 पे जाएगा, जो कि फंक्शन नहीं होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि 1/3 को 1 पर ना, दोनों को सेम पे ना ले जाके कहीं और ले जाते हैं, तो जहां मन करे वहां ले जाइए। आपका मन किया कि हम 4 पर ले जाते हैं, ठीक है, 1/3 को मन किया कि हम 4 पर ले जाते हैं, ले जाइए, ठीक है। f 1/3 का आपको मन किया 4 पर ले जाने के लिए, तो आप तुरंत फिर से जब 1 को करोगे ना तो 1 को फिर से आप तोड़ पाओगे ना, 3 × f 1/3, तो फिर से 3 × f 1/3 का वैल्यू ऊपर 4 लिखे, तो 4 3 क्या हो गया 12। आपने फिर से देखा f1 कहाँ जा रहा है 12 पर, अभी f1 कहाँ जा रहा है 2 पर। तो क्या लग रहा है कि कोई फंक्शन ऐसा आप ढूंढ ही नहीं पाओगे कि जो मतलब ये होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी रखते हुए Q से Z पर बन पाए, ठीक है। तो कोई नहीं बन पाता है, सिर्फ एक बनता है कि सबको उठा के कहां ढकेल दो, 0 पर। जब सबको 0 पे उठा के ढकेल दोगे, ढकेलने का मतलब है कि उस पर सेंड कर देंगे, तब जाकर के ये मैपिंग होमोमॉर्फिज्म हो जाती है। तो एक्चुअल में जो होम की काउंटिंग होती है, होम Q to Z, इसे याद कर लीजिए, सिंगलटन 0 होता है, ठीक है। ऊपर बताया गया होगा, नहीं बताया गया होगा तो बहुत सारे आप जेमिनी पर या फिर मेटा AI पर या फिर और भी जो भी AI हैं, चैट GPT पर, सब जगह खोज करके कई सारे एग्जाम्पल से वेरीफाई कर लीजिए, ठीक। होम Q to Z to 0, और उसका प्रूफ लंबा हो फिर भी पढ़ो, MSc में हो कम से कम 6 महीना तो और 2 महीना तो और पढ़ना है, पढ़ लो, उसके बाद छोड़ देना, सारी किताब जला के फेंक देना, ठीक है। लेकिन अभी 2 महीने के लिए जम के पढ़ लीजिए। तो इस तरीके से आप अगर फाइंड करोगे तो Q से Z पर केवल एक मैप एग्जिस्ट करेगी, वो भी 0 मैप। तो जब 0 मैप एग्जिस्ट करेगी तब, तो यही मैं बता रहा हूं
कि ये चीज़ यहाँ से पीछे आता हूँ कि Q से आप Z पर कुछ भी पकड़ोगे ना उसको कहाँ ले जाएगा, 3/4 को 0 पे ले जाएगा। 0 के बाद आइडेंटिटी Z है तो 0 को कहाँ पहुँचाएगी, 0 पर। लेकिन आप डायरेक्टली अगर Q से Q पर IQ के थ्रू ले जा रहे हो तो कहाँ पहुँच रहा है, 3/4 पर कभी बराबर होगा, नहीं होगा, मतलब डायग्राम कम्यूटेटिव नहीं है। अगर Q को खड़ा करने पर इस मैप में और एक मैप Q से Q पर लेने के बाद आप एग्जिस्ट नहीं करा पा रहे हो या संभव ही नहीं है, एक होता है करा नहीं पा रहे हैं, एक होता है संभव ही नहीं है। करा नहीं पाने का मतलब हो सकता है कहीं संभव हो लेकिन मैं नहीं करा पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ ऐसा सिचुएशन है कि संभव ही नहीं है। तो Q से Z पर ऐसी कोई नॉन जीरो मैप संभव ही नहीं है जो घुमा के सेम पे ले जाए, मतलब डायग्राम कम्यूटेटिव नहीं होगा। डायग्राम कम्यूटेटिव नहीं होगा तो Q प्रोजेक्टिव नहीं होगा, नॉट प्रोजेक्टिव। समझ में आ रहा है, इस टाइप का कंसेप्ट है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे अभी नोट्स बना करके जो भी लिखना हो समझना हो समझ लीजिए। तो उम्मीद है कि यहीं पर हम चीज़ों को इसको ख़त्म करते हैं। उसके बाद एक और एग्जाम्पल इसमें लिखा हुआ है, अगर उसे ध्यान से देखेंगे तो ठीक, उसे भी हम समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए एक दूसरा एग्जाम्पल है Q/Z। Q/Z भी उसी में आएगा, ठीक। तो Q/Z में आने के लिए ना एक 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 छोटा सा एग्जाम्पल है, समझो इसे। ये बहुत दूर नहीं, बहुत पास ही है, ठीक। जैसे कि यहाँ पर लिखा है ना ये मैप, तो उसी के सिमिलर मैं जो कल बताया हुआ था उसी के आसपास है कि एक मैप लीजिए, ठीक। एक मैप लीजिए यहाँ से जीरो से Z पर, जीरो से Z पर, Z से Q पर, और Q से Q/Z पर, और यहाँ से 0 पर, ठीक है। तो आप ध्यान दो, यहाँ पर मुझे IZ लिखना है, समझ जाइए, और यहाँ न्यू लिखना है। आपको यहाँ मैं बता दूं जानकारी के लिए कि IZ का मीनिंग है कि x को x पर ले जाएगा, x बिलोंग टू Z, ठीक है। और जो न्यू है, न्यू x को कहाँ ले जाएगा, x प्लस Z पर ले जाएगा, इस प्रकार से। तो अब बताओ कि ये एग्जैक्ट होगा कि नहीं। एग्जैक्ट होगा, एक कई बार देख चुके हैं, आगे पीछे आया हुआ है, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। ये 1-1 हो जा रहा है क्योंकि ये आइडेंटिटी मैप की तरह है, तो Q के अंदर Z तो बैठा ही है ना, मतलब Q का सबसेट है Z, और आइडेंटिटी जा रहा है तो Z बैठा है तो 1-1 पे चला जाएगा, 1-1 पे 2-2 पे 9-9 पे 7-7 पे सब 1-1 हो जाएगा। और यहाँ पर इसके अंदर किसी भी एलिमेंट को पकड़ोगे तो इसके अंदर कोई भी एलिमेंट किस प्रकार का होगा, x प्लस Z टाइप का, और गुड। और x को लिखोगे कि x कहाँ है, Q में। जब x Q में है तो यहाँ भी तो पड़ा हुआ है x, तो क्यों ना हम इसी को इसी से कनेक्ट करा देंगे। समझ में आ रहा है। तो इसके अंदर के हर एलिमेंट के लिए, इसके अंदर कोई भी आप एलिमेंट पकड़ोगे तो होगा किस टाइप का, y प्लस Z टाइप का होगा, और y कहाँ का होगा, Q में होगा। तो चूंकि y Q में है तो यहाँ भी तो Q है, तो इसी के अंदर y तो होगा ना, तो y को आप पहुंचा देंगे, y प्लस Z। तो इसके हर एलिमेंट के लिए इसमें प्री इमेज है, इसलिए ये क्या है, ऑन टू है, ठीक है। तो इस तरीके से शॉर्ट एग्जैक्ट है। तो फिर एक आप रूल पढ़े हुए हैं पीछे, ध्यान दीजिए, वो बहुत ही सिंपल रूल है, उसका प्रूफ देखिएगा। वो ये है ऑन टू, उसका ये प्रूफ है कि अगर कोई शॉर्ट एग्जैक्ट अगर P प्रोजेक्टिव है, इफ P प्रोजेक्टिव, P अगर प्रोजेक्टिव है, ठीक है, तो 0 से A से B और B से P और P से 0, ये शॉर्ट एग्जैक्ट सीक्वेंस हो जाए, शॉर्ट एग्जैक्ट SEX, शॉर्ट एग्जैक्ट सीक्वेंस, ये क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। इसको आप पीछे देख सकते हैं, बहुत ही फेमस रिजल्ट है। ये तो मैं कुछ ज़्यादा ही आगे आ गया।
बस पहुंचने वाले हैं। यही देखो, ये ये इक्विवेलेंट है। कह रहे हैं कि P इज ए आर मॉड्यूल, P बी ए आर मॉड्यूल, देन फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इक्विवेलेंट। ठीक है, देखिए सो नाइस एक्सप्लेनेशन यहाँ पर कि P इज प्रोजेक्टिव। ठीक है, तो P अगर प्रोजेक्टिव है तो एवरी शार्ट एग्जैक्ट सीक्वेंस 0 से A से B, B से P, P से 0 ऑफ आर मॉड्यूल एंड आर होमोमॉर्फिज्म स्प्लिट्स। तो स्प्लिट में जाकर के एक आप रामजी लाल में थियरम पढ़ोगे, रामजी लाल में, और यहाँ भी हो सकता है मिलता जुलता एक एग्जाम्पल पढ़े हैं कि 0 से A और A से A प्लस डायरेक्ट सम P और P और 0 कर दें तो B से A जो B होता है ना, B इसके आइसोमॉर्फिक हो जाता है। B जो है B आइसोमॉर्फिक हो जाता है किसके? A प्लस इसके क्या बोलते हैं P के। अगर ये P स्प्लिट है तो, ठीक है, P अगर स्प्लिट है तो इस प्रकार से ये जो B वाला बीच वाला है इन दोनों के डायरेक्ट सम के बराबर हो जाता है। अब कहोगे कि ये कैसे दिखाया जा सकता है, तो बहुत ही सिंपल है। अभी मैं बहुत कम जानकारी में आपको दिखाता हूँ। एक थ्योरम पढ़े हो ना आप लोग, यहाँ से ले लेते हैं। यहाँ से 0 से 0 पर आइडेंटिटी मैप, यहाँ भी आइडेंटिटी मैप, यहाँ भी आइडेंटिटी मैप, 0 से 0 पर आइडेंटिटी मैप। ठीक है, तो 5 लेमा का यूज करो। 5 लेमा में क्या होता है कि इधर शुरू के 2 ठो और इधर लास्ट के 2 ठो अगर आइसोमॉर्फिक हैं तो बीच वाला भी क्या हो जाता है? आइसोमॉर्फिक। ठीक है, तो A से A पर मैप जा रहा है तो आइडेंटिटी है तो आइसोमॉर्फिक ही है। 0 से 0 पर आइडेंटिटी आइसोमॉर्फिक, P से P पर आइसोमॉर्फिक, 0 से 0 पर आइडेंटिटी मैप है तो आइसोमॉर्फिक। जब साइड में लास्ट में 2 ठो, फर्स्ट में 2 ठो, शुरू में 2 ठो आइसोमॉर्फिक है तो बीच वाला आइसोमॉर्फिक है, बशर्ते वहां पर ऊपर वाली भी सीक्वेंस और नीचे वाली भी सीक्वेंस दोनों एग्जैक्ट थी। तो ऊपर वाला सीक्वेंस तो एग्जैक्ट लिया ही जा रहा है, नीचे वाले को एग्जैक्ट हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो नीचे वाले को एग्जैक्ट दिखाना आसान है। जैसे कि देखो यहाँ 0 से है, 0 से A है, A से A प्लस P है, P से P पर है और यहाँ 0 है। यहाँ देखो मैं सीक्वेंस दिखा रहा हूँ, x को मैं भेज दूंगा x, 0 पर, इसके अंदर कोई भी x, y होगा, इसको मैं भेज दूंगा P पर तो ये सिर्फ y पर देगा। मतलब ऊपर वाली मैपिंग प्रोजेक्शन मैपिंग है, π2 है, और नीचे वाली प्रोजेक्शन जो मैपिंग है ये इन्वर्जन है। ठीक है, इन्वर्जन का मतलब I, ठीक है, I टाइप से, ठीक, जो कि x को x0 पर ले जाएगी। तो आप बताओ कि ये जो मैप है 1 1 है कि नहीं है? 1 1 है, क्योंकि किसी भी के लिए हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ जो ये जो एक्स वाई को y पर ले जा रहे हो वो सेकंड प्रोजेक्शन ए ऑन2 भी है, क्योंकि आप कुछ भी पकड़ोगे P में आप अगर y पकड़ रहे हो तो यहाँ भी तो P बैठा है ना, तो यहाँ तो y तो मिल ही जाएगा ना। तो इसमें का कुछ भी लेके, एक मैं T ले लिया और P में y पकड़े हैं, y ले लिया, अब मैं इस पर लगा दिया π2, तो π2 सेकंड को देता है तो सेकंड को दे दिया y पर। तो क्या दिख रहा है कि प्रत्येक y के करस्पॉन्डिंग में एक प्री इमेज मिल जाएगा। मतलब इसको अगर डिटेल में समझना रहे तो ऐसा जैसे कि आप करते हो ना, जैसे R ले लो, सिंपल 0 से R से R2 ले लो, और R2 से फिर R ले लो, R से फिर 0 ले लो। इस x को मैं भेज दूंगा x, 0 पर, इसके अंदर कोई भी x y होगा उसको मैं भेज दूंगा y पर, सेकंड प्रोजेक्शन। ठीक है, या अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आप ऐसे ट्रीट करो कि ये पहली वाली है x एक्सिस है, दूसरा वाला क्या है y एक्सिस,
बस काम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें बन जाएंगी। तो इस तरीके से चीज़ों को सोचा जा सकता है। तो ए मैप जो है 1 1 हो जाएगा, ए मैप ऑन टू हो जाएगा। और बाकी होमोमॉर्फिज्म वगैरह का कंसेप्ट यहाँ पर देख लीजिए, रामजी लाल में प्रूफ दिया है। ठीक है, चाहें तो उसको दिखा सकते हैं। ठीक, मैं आपको दिखा सकता हूँ रामजी लाल के किस पेज पर है। अभी जस्ट भेज रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए, कंफर्म करते चलें ताकि कोई सुविधा ना हो, असुविधा ना हो आपको। सेकंड, यहाँ से ओके, देखिए, ठीक है, ये टर्म है, इसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऊपर ये सीक्वेंस दिया हुआ है। ये देखिए, ये जो आई वाली मैप है ना, आई वाली मैप को देखिए, I1 ये क्या दिख रहा है, x0 पर, और ये जो P2 xy है ये कहाँ दे रहा है, y पर दे रहा है। तो M1 से M1 प्लस M3 पर, तो इस प्रकार से ये बना हुआ है। ठीक, आगे इसको कहा जाएगा स्प्लिट। ठीक, बाकी सारी चीज़ें हैं। तो हम इस प्रपोजिशन पर जाते हैं कि लेट, ये जो प्रपोजिशन है M1 अल्फ़ा बीटा और बाकी M1 M2 M3 ये क्या है, बी स्प्लिट एग्जैक्ट सीक्वेंस। देन अगर ये स्प्लिट है, ध्यान दीजिए, अगर ये स्प्लिट है, ध्यान दीजिएगा, यही थ्योरम को हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं और इस थ्योरम का प्रूफ के लिए 5 लेमा का यूज किया जाएगा। अगर इसमें ये स्प्लिट है, ठीक है, स्प्लिट है तो क्या होगा, ये स्प्लिट है तो ये रिजल्ट देगा कि M2 इसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। यहाँ पर लिखा भी है कि देयर एग्जिस्ट आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम M2 टू M1 प्लस M3। मतलब ये कि 0 से A से B और B से C, C से 0 यहाँ पर जा रहे हैं। और ये अगर स्प्लिट सीक्वेंस है, 60 एग्जैक्ट के बाद स्प्लिट होती है। क्यों 60 एग्जैक्ट के बाद होती है कि ऐसे ही हो जाती है फिर 60 एग्जैक्ट होती है? हाँ, शॉर्ट एग्जैक्ट के बाद स्प्लिट होती है। ठीक है, तो अगर ये स्प्लिट है तो पक्का है कि ये जो B है बीच वाला A प्लस C के आइसोमॉर्फिक होगा। बस यही इस थ्योरम का जो है मूल भाव है। ठीक, बाकी चीज़ें आप इसे पढ़िएगा, इसके पेज नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, 241 के आसपास खोजना। इसमें इस चैप्टर का नहीं, हेडिंग है फ्री प्रोजेक्टिव एंड इंजेक्टिव, इधर आपको मिल जाएगा 7.2 में, तो वहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो इसी का यूज करके मैं आपको यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि अगर ये प्रोजेक्टिव होना चाह रहा है, अगर ये प्रोजेक्टिव है तो ये स्प्लिट होगा क्योंकि ये थ्योरम है। अगर ये स्प्लिट है तो पक्का है कि बी किसके आइसोमॉर्फिक है, ए प्लस पी के। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं है समझ में? तो इसी का यूज करते हैं और यहां पर आपको चल के दिखाता हूं मैं, यहीं पर जो मामला फंसा हुआ है। ठीक है, क्योंकि मुझे इस क्यू बाई जेड को दिखाना है। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, फिर से पूरी कहानी समझ चुके हैं, बस इसको फिर से मुझे रिवाइज कर दें, बस काम हो जाएगा। ठीक है, रिवाइज ये करना है कि मैं एक सीक्वेंस बना रहा हूँ 0 टू Z, Z टू Q,
Q2 Q बाई जेड, और यहाँ से 0। यहाँ पर मैप है आई जेड, यानी कि जेड के मैप को आई जेड का मतलब x बराबर x फॉर ऑल x बिलोंग टू क्या जेड, ठीक है। और जो न्यू x है वो होगा x प्लस जेड टाइप का, तो ए न्यू है, ए ऑन टू हो जाता है और ए 1 1 हो जाता है, तो 60 एग्जैक्ट है। अब कह रहा है कि पी, देखिए ये प्रूफ, ये बताया जा रहा है कि इंजेक्टिव है, ए क्यू बाई जेड इंजेक्टिव है। हमें ऐसे एग्जाम्पल खोजने हैं जो इंजेक्टिव हो बट नॉट प्रोजेक्टिव। तो एग्जाम्पल में जो क्यू बाई जेड दिया है ये इंजेक्टिव है लेकिन प्रोजेक्टिव नहीं है, तो पहले हम आपको प्रोजेक्टिव नहीं है वो दिखा देते हैं, बाद में फिर शो करेंगे कि ये इंजेक्टिव है। तो आप बताओ कि अगर ये क्यू बाई जेड प्रोजेक्टिव नहीं है तो इसे प्रूफ कैसे करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए मान लो कि लेट कर लो कि क्यू बाई जेड प्रोजेक्टिव है, क्या है, प्रोजेक्टिव है। अगर प्रोजेक्टिव हुआ तो ये नीचे वाली सीक्वेंस क्या करेगी, बताओ क्या करेगी, स्प्लिट हो जाएगी। अभी तो पढ़े ना कि अगर, ठीक है, अगर P प्रोजेक्टिव है तो 0 से A से B और B से P से 0 वाली सीक्वेंस क्या करती है, स्प्लिट कर जाती है। अगर यह सीक्वेंस स्प्लिट किया तो Q किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, Z प्लस Q बाई जेड के। अगर कोई Q, ध्यान देना, अगर कोई Q, ठीक है, अगर कोई Q आइसोमॉर्फिक है Z प्लस Q बाई जेड के, इसका मतलब है कि इसके अंदर का कोई भी हम एलिमेंट निकालेंगे X, तो एक इसमें मान लीजिए कि Y मिलेगा, एक इसमें Z मिलेगा, और X बराबर Y प्लस जेड होगा यूनिकली। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो अब बताओ कि मान लो कि इस Q में मैंने 2/3 ले लिया, तो अब Z में से क्या लोगे और Q बाई जेड में से क्या लोगे कि जोड़ दोगे तो 2/3 आ जाएगा। Q बाई जेड का कोई भी एलिमेंट लोगे तो 2/3 प्लस जेड टाइप का इस प्रकार का बनेगा। जेड के अंदर मान लो कि आपका माने 0 ले लिए, ठीक है, लेकिन अगर 0 में हम इसको जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ये 2 पहले तो जुड़ ही नहीं पाएगा ना, ये कैसे जुड़ पाएगा, ये क्या है, ये अलग टाइप का एलिमेंट है, ये अलग टाइप का एलिमेंट है, दोनों टाइप के एलिमेंट कैसे जुड़ पाएंगे। सेम कैटेगरी के एलिमेंट जुड़ते हैं ना, कि अलग अलग ग्रुप के आप जोड़ दोगे। जैसे कि मान लो मैं S3 ले लिया और Z3 ले लिया, ठीक है। अब Z3 में आपको पता है कि 0 1 2 है, S3 के अंदर इस प्रकार का है 1 2 टाइप का, तो क्या इसमें से 1 2 ऐसे निकाल लिए प्लस यहां से निकाल लिए 1 जोड़ दिए, तो क्या ये 2 3 थोड़ी ना हो जाएगा, ये जोड़ पाएंगे कि नहीं जोड़ पाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये आइसोमॉर्फिक हो ही नहीं पा रहा है, मेरी जानकारी के हिसाब से ये आइसोमॉर्फिक हो ही नहीं पा रहा। आइसोमॉर्फिक का मतलब एग्जैक्टली सेम हो जाए, ठीक। तो इस प्रकार से हम कहेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट होंगे। देखिए आइसोमॉर्फिक न होने का मैं और भी आपको कारण दिखा सकता हूं, ऐसे समझिए, ध्यान से समझना कि ये दोनों आइसोमॉर्फिक क्यों नहीं है। आप इसमें बताओ फाइनाइट ऑर्डर का कितना एलिमेंट है क्यू में, क्यू में बताओ फाइनाइट ऑर्डर का कौन सा एलिमेंट है, प्लस के रेस्पेक्ट में केवल 0 का ऑर्डर फाइनाइट है, बाकी किसी का ऑर्डर फाइनाइट नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट है जो फाइनाइट ऑर्डर के, जैसे कि मैं 0 ले लूं, इसका कोई भी एलिमेंट ऑर्डर पेयर का बनेगा क्योंकि प्लस है ना, तो प्लस है तो इसमें कोई भी एलिमेंट ऑर्डर पेयर का बनेगा। तो मान लीजिए 0 कामा Q बाई जेड है, तो मैं लिख सकता हूँ 2/3 प्लस जेड टाइप का होगा, 0 प्लस 0 कामा 3/4 प्लस जेड टाइप का होगा। इन दोनों का ऑर्डर फाइनाइट होगा, ठीक है।
अब अगर इतना नहीं सोच पा रहे हो तो कोई बात नहीं, पूछोगे तो बता देंगे, नहीं तो फिर इसको बढ़ाते हैं। तो कहने का मेरा मतलब बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, अगर आप समझ पा रहे हो तो ठीक है, कि अगर ये स्प्लिट हुआ, सॉरी अगर ये प्रोजेक्टिव हुआ क्यू बाई जेड तो ये स्प्लिट हो जाएगा थियरम से। अगर ये स्प्लिट हुआ तो बीच वाला ये फर्स्ट और लास्ट के डायरेक्ट सम के बराबर होगा, आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आइसोमॉर्फिक नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए जब आइसोमॉर्फिक नहीं हो पाएंगे तो इससे कंक्लूजन क्या क्या निकला, एक कंक्लूजन निकला कि हमने क्यू बाई जेड को, हाँ गुड, कंक्लूजन यही निकला कि क्यू बाई जेड प्रोजेक्टिव नहीं होगा बस। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्टिव मान के ही चले थे, प्रोजेक्टिव मान के चले थे तभी जाके स्प्लिट हुआ था, स्प्लिट हुआ था तभी ऐसा हुआ था, लास्ट में फेल हो गया, लास्ट में फेल हुआ तो ऊपर वाला फेल हो गया। अगर उसके बाद भी आपको ये समझ में नहीं आया तो एक एग्जाम्पल काफ़ी है, ठीक है। क्यू वाला तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को लिख सकते हो, समझ सकते हो। लास्ट एग्जाम्पल यहाँ पर, ठीक है, इसे समझिए। एवरी फ्री मॉड्यूल इज प्रोजेक्टिव बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। तो मुझे करना क्या है कि फ्री को प्रोजेक्टिव दिखा देना है, दिखाने की जरूरत नहीं है, थियरम है। अब आपको एक प्रोजेक्टिव लेके चलना है, उसे दिखाना है कि फ्री नहीं है, ठीक है। तो अच्छा बताओ, एक चीज आप बताओ कि जेड जो है, Z6 Z6 जेड पर फ्री होगा कि नहीं, जेड मॉड्यूल। अच्छा बताओ पहले, Z6 जेड मॉड्यूल है कि नहीं। देखो यहां जो बात कह रहा है Z6 मॉड्यूल है, ध्यान देना, मैं आपसे नया चीज पूछ रहा हूं कि Z6 जेड मॉड्यूल है कि नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, इसे आप घर पे सोचना, ठीक है। मैं यहीं पर सोच लेता हूं, यहीं पर जो जरूरत है वही मैं सोच लेता हूं। कोई कुछ बताना चाह रहा है Z6 जेड मॉड्यूल है, हाँ ठीक है, गुड। तो अब आप आगे इस चीज का, ये चीज बताइए कि Z6 पर तो मॉड्यूल बना ही लेगा, क्योंकि कोई भी रिंग अपने ही रिंग पर तो मॉड्यूल बनाता ही है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मॉड्यूल बना लिया। अब बताओ ये Z6 पर फ्री कैसे हुआ। अच्छा बताओ Z6 जेड पर क्यों नहीं फ्री होगा। ये मैं बता दे रहा हूँ, Z6 जेड पर फ्री नहीं है, जेड मॉड्यूल पर फ्री नहीं है। जब Z6 जेड मॉड्यूल होगा आपने कहा, तो मेरा दूसरा क्वेश्चन होगा कि Z6 इस मॉड्यूल पर, जेड मॉड्यूल पर क्या ये फ्री होगा। तो जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जेड के अंदर 3 बैठा है, इसके अंदर 2 बैठा है 2 बार, 3 में 2 बार का गुणा किया तो 0 हो गया, ना तो 3 0 है न ही 2 0 है, ठीक है। और आप पढ़े हो ना LI का डेफिनेशन कि A इंटू अल्फा अगर 0 हो रहा है तो A को क्या होना पड़ेगा, या तो A 0 हो जाए या तो अल्फा 0 हो जाए, ठीक है, LI के कंसेप्ट में, ठीक। तो ये इस टाइप का है कि मतलब जैसा कि मैं अगर आपसे ऐसे पूछूं कि आप बताओ कि सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत बेसिक से पूछता हूं तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। अब ये आपने बताया कि Z6 जेड मॉड्यूल के रेस्पेक्ट में फ्री है, तो पक्का है Z6 के पास बेसिस होगी। अब बताओ बेसिस कौन होगा, बताओ। अगर फ्री होगा तो बेसिस होगी, कोई एक बेसिस बताइए। कम से कम 1 तो होगा ना, कि नहीं होगा 1 बेसिस। 1 सबको जनरेट कर देगा कि नहीं कर पाएगा, पहले सोचिए जनरेट करेगा कि नहीं। ये 1 बार है क्योंकि Z6 से मैं ले रहा हूं, जनरेट करेगा हाँ या नहीं। हाँ जनरेट क्यों नहीं करेगा, आपको इसमें Z6 के अंदर कौन कौन बैठे हुए हैं, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है ना, सब पर बार लगा हुआ है, समझ जाओ सब पर बार लगा हुआ है। आपको
जेड में से 0 निकाल के 1 में गुणा किए, 0 मिल गया। जेड में से 1 निकाल के गुणा किए, 1 में 1 मिल गया। 5 निकाले, 5 मिल गया। सब मिल जाएगा, क्या प्रॉब्लम है। 6 कर दिए, फिर से 0 हो गया। तो ये सिंगलटन 1 क्या जनरेट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? जनरेट कर लेगा। तो इसको फ्री होने के लिए इसको बेसिस बनना पड़ेगा। बेसिस के अंदर 2 प्रॉपर्टी होती है, एक जनरेटर वाली प्रॉपर्टी और दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी होती है? एलआई वाली, इंडिपेंडेंट। तो आप बताओ कि सिंगलटन 1 जो लिखा है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं? इंडिपेंडेंट होने का मतलब है सिंगलटन सेट, जैसे कि मैं रियल में ले लूं, सिंगलटन सेट 1, बताओ एलआई है कि नहीं? तो एलआई है, क्योंकि रियल में आप पढ़े हो सिंगलटन नॉन जीरो एलआई होता है, लेकिन इसमें एलआई नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि 1 में आप जेड से 6 निकाल के गुणा कर दो, क्या हो गया? 0, ठीक है, जबकि ये इसका मल्टीप्लायर 0 नहीं है। समझ में आया? इस तरीके से एलआई नहीं होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नॉट एलआई, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो ना कि अल्फा 1 A1 अल्फा 1 से लेके AN अल्फा n, अगर सभी अल्फा n एलआई हैं तो सारे स्केलर को क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। तो यहां मैं कह रहा हूं कि 6 इंटू 1 बराबर 0 है, लेकिन क्या है स्केलर 0 हो पा रहा है? नहीं। जेड में सोचना नहीं, तो पक्का एलआई नहीं है। जब एलआई नहीं है तो फ्री नहीं होगा, मतलब Z6 जेड पर फ्री नहीं है, लेकिन यही Z6 पर फ्री है। देख रहे हो इसका बिहेवियर, ठीक है। मतलब कि ये सामने वाले को देख करके बिहेव करता है, जैसे आप लोग या हम लोग करते हैं। पहले मैं, फिर आप, क्योंकि मैं ज़्यादा सीनियर हूँ। सामने वाले को देख करके बिहेव कर लिए। अगर ज़्यादा तगड़ा है झगड़ा नहीं करेंगे, कमज़ोर है, ठीक है, तो डांट देंगे। समझ में आ रहा है? तो जस्ट लाइक सेम, जैसे हम बिहेवियर करते हैं वैसे ये भी बिहेवियर कर रहा है, इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को बदल दे रहा है। तो ये जो Z6 के रेस्पेक्ट में फ्री हो रहा है, तो यहाँ से आप आसानी से समझ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि Z6 में जब मैं लूंगा सिंगलटन 1 तो ये एलआई हो जाएगा Z6 के रेस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि Z6 में है क्या? 0 1 2 3 4 5 ए है Z6। अब आपका ए रिंग है, Z6 रिंग है, तो सभी एलिमेंट तो जनरेट हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब चेक कर लीजिए एलआई है कि नहीं। 1 को खड़ा कर दिए, यहाँ मैं पुट कर रहा हूँ, यहाँ मैं ए पुट करूँगा, मैं बराबर 0, ठीक है। तो ए की क्या संभावनाएं हैं? और ए आएगा कहाँ से? ए आएगा Z6 में से। ध्यान से देना, रिंग से आता है, ठीक है। तो जब रिंग से आता है तो हम ए को चूज करेंगे। तो अगर ए को मान लो 1 चूज कर लिए तो 0 तो नहीं होगा, 2 चूज कर लिए तो भी 0 नहीं होगा, 3 चूज किए तो भी नहीं, 4 पर भी नहीं, 5 पर भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ 0 पर। मतलब कि a इंटू 1 बराबर 0 होने के लिए इफ एंड ओनली इफ a बराबर क्या होना पड़ेगा? 0। जब स्केलर 0 हुआ तो इंप्लाई किया कि सिंगलटन 1 क्या है? एलआई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है Z6 पर एक बेसिस बनाता है सिंगलटन 1। सिंगलटन 1 भी बनेगा, सिंगलटन 5 भी बनेगा, 2 ठो बनते हैं बेसिस, ठीक है। आपका जो मन करे वो ले लीजिए, जो पसंद हो। तो इसके बेस पर हम कहेंगे कि Z6 मॉड्यूल पर फ्री है। अच्छा, अगर फ्री है तो Z6 आपको पता है एवरी फ्री मॉड्यूल इज प्रोजेक्टिव, एवरी फ्री मॉड्यूल इज प्रोजेक्टिव। तो Z6 मॉड्यूल पर फ्री है तो Z6 क्या हो गया? प्रोजेक्टिव हो गया। अच्छा, Z6 जब प्रोजेक्टिव हो गया तो एक चीज और भी ध्यान देना कि Z6 को हम ऐसे 2 फॉर्म में लिख सकते हैं, इसके दो सब मॉड्यूल के फॉर्म में। तो आप एक थियरम पढ़े हो, म्यूट कर लीजिए, किसी का खुला है म्यूट कर लीजिए, जब जरूरत होगा तब तभी बोलना।
P समेशन PI ऐसा पढ़े हो। तो इसमें बताया जाता है कि अगर एक कैपिटल P जो P है अगर ये प्रोजेक्टिव हुआ तो प्रत्येक PI प्रोजेक्टिव हो जाएगा। उल्टा भी ट्रू होता है कि प्रत्येक PI प्रोजेक्टिव हुआ तो कैपिटल P प्रोजेक्टिव हो जाएगा। ऐसा थ्योरम पढ़े हैं? ठीक है, तो Z6 म्यूट कर लीजिए। Z6 अगर प्रोजेक्टिव है, Z6 अगर प्रोजेक्टिव है तो ये M1 भी प्रोजेक्टिव होगा और M2 भी प्रोजेक्टिव होगा। मतलब कि ये M1 प्रोजेक्टिव हो गया ना। कौन सा M1 प्रोजेक्टिव हो गया आप बताओ? कौन सा MN प्रोजेक्टिव हो गया? मतलब कि ए दोनों प्रोजेक्टिव हो गए। इस प्रोजेक्टिव में M1 को हम जज करते हैं 0 2 4। अब मैं आपको क्लेम करूंगा कि ये जो M1 है ये फ्री नहीं है, नॉट फ्री। नॉट फ्री का मतलब कि इसके पास बेसिस नहीं है। अगर बेसिस होगा तो कौन होगा आप बताओ? किसके चांसेज है होने की बेसिस? 0 की कि 2 की कि 4 की? 2 की। क्यों 2 की? क्योंकि 2 का मैं Z6 यहां से ले रहा हूं। Z6 ध्यान देना, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, सब पर ऊपर कॉन्जुगेट लगा रहेगा बार। ठीक है, तो 2 को 2 से सब जनरेट हो जाएगा। कैसे? 2 को यहां से 3 निकाल के गुणा कर दो तो 2 3 जा 0 मिल गया। 4 का कर दो तो 4 2 जा 8 होगा और Z6 में है तो ये 2 आ जाएगा। 5 का कर दो तो 5 2 जा 10, 6 से डिवाइड करोगे 4, तो सब जनरेट हो जाएंगे। ऐसे ही कर लो ना 2 का। ठीक है, ऐसे ही आप कर सकते हो 2 का। 2 का एक बार करोगे तो क्या होगा? 2 होगा। 2 बार करोगे क्या होगा? 4 होगा। 3 बार नहीं, हाँ 3 बार कर लीजिए। 3 बार कर लिए तो क्या हुआ? 6, तो 0 हो गया। 4 बार करें मतलब सब जनरेट हो जाएगा। जब सब जनरेट हो जाएगा तो पक्का है जनरेटर है। अब बताओ क्या ये LI है? सिंगलटन 2 LI है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि 2 के साथ 3 मिल रहा है Z6 में, रिंग में मिल रहा है कि मल्टीप्लाई कर दें तो 0 है जबकि ये नॉन 0 है। समझ में आया? तो क्लियर हुआ कि Z6 प्रोजेक्टिव है। और तो आपको पता है P बराबर P1 प्लस P2, तो P1 P2 दोनों प्रोजेक्टिव होंगे। तो P1 को उठा लिए क्योंकि P1 प्रोजेक्टिव है, ये प्रोजेक्टिव। अब इसको सोचे कि देखे कि ये फ्री है कि नहीं है, तो इसको देखे तो इसके पास कोई बेसिस ही नहीं है। जब बेसिस नहीं है तो फ्री नहीं है, तो मतलब प्रोजेक्टिव नीड नॉट बी फ्री। तो एवरी फ्री मॉड्यूल इज प्रोजेक्टिव बट कन्वर्स नीड नॉट ट्रू। ठीक है, बाकी और भी कहानी इसमें बताई गई है अपने स्तर पर, चाहे तो इसे भी पढ़ सकते हैं, सोच सकते हैं, खोज सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको जो है सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अभी भी किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। ओके, हाँ किसी कुछ पूछना है? क्लियर है? पूछना हो तो पूछ लीजिए। ओके, तो अब फाइनली 2 यूनिट आपके कंप्लीट हो गए। ठीक, अब हम बढ़ते हैं 3 यूनिट में। 10 मिनट इसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं, 5 मिनट, उसके बाद में फिर आप लोग इसे पढ़िएगा। ठीक, तो देखिए इसमें नाइजेरियन रिंग का कंसेप्ट है, नाइजेरियन रिंग एंड मॉड्यूल। तो नाइजेरियन रिंग, नाइजेरियन शब्द रिंग के भी लिए है, नाइजेरियन शब्द मॉड्यूल के लिए भी है। तो ये नाइजेरियन रिंग्स एंड नाइजेरियन मॉड्यूल्स कहना चाहिए था। ठीक है, तो हमें अब नाइजेरियन रिंग भी पढ़ना है, नाइजेरियन मॉड्यूल भी पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर कंसेप्ट है असेंडिंग चेन का। ठीक है, असेंडिंग चेन का कंसेप्ट, ये आपका 3rd यूनिट है। 3rd यूनिट बहुत छोटा है, इसमें सबसे बड़ा अगर कोई पूछे क्या है तो आप बताना हिल्बर्ट बेसिस थ्योरम। थोड़ी देर थोड़ी थोड़ी पढ़ते जाएंगे, अंत में आ जाएगा थोड़ी दूर जाने के बाद
हिल्बर्ट बेसिस थ्योरम, वही बस इस चैप्टर का सबसे बड़ा है, हिल्बर्ट बेसिस थ्योरम। तो इसी को मेन पढ़ना है, बाकी चीज़ें छोटी हैं, और जितना मैं भेजा हूँ ना इतने में ही आपका थर्ड यूनिट कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक, मतलब पेपर वाइज। अब एक घुमा फिरा के कुछ और पूछें तो वो अलग बात है। तो देखिए, एक चीज़ हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई ये मॉड्यूल है, ठीक, जैसे कि आप ग्रुप में पढ़े हुए हैं, असेंडिंग चेन कंडीशन पढ़े हैं कि नहीं ग्रुप में? क्यों भूल गया होगा? भूल गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें नॉर्मल वाला पढ़ें। कोई सब ग्रुप हो, किसी ग्रुप का सब ग्रुप हो, उसके ऊपर सब ग्रुप, सब ग्रुप के ऊपर सब ग्रुप के ऊपर सब ग्रुप, ऐसे बढ़ता जाए, अंत में जाकर के कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, तो इसी टाइप का कंसेप्ट यहाँ पर है कि ये सब मॉड्यूल है, n1 भी सब मॉड्यूल है, n2 भी सब मॉड्यूल है, nr सब मॉड्यूल है। इस प्रकार से सब मॉड्यूल हैं कि ये बढ़ते जाएं। ठीक है, मतलब n1 को कंटेन किया हो n2, n2 को n2, n2 को कंटेन करे n3, n3 को कंटेन करे n4, ऐसे बढ़ता चला जाए। ठीक है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आए जैसे कांस्टेंट सीक्वेंस की तरह होता है। जैसे सपोज कीजिए कि मैं कहूँ कि कोई सीक्वेंस है, सपोज करिए कि an बराबर 1 + 1/n है। ठीक है, इस प्रकार से। तो अब जब अनंत की ओर n टेंड टू अनंत करोगे तो ये 1/n पोर्शन 0 हो जाएगा, तो फाइनली an 1 पे कन्वर्ज करेगा ना, तो 1 से ऊपर तो जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो जस्ट लाइक सेम कहोगे कि एक n नाट मिलेगा काफ़ी दूर जा करके, अनंत पर जा करके एक n नाट मिलेगा कि उसके आगे कोई भी n के लिए फॉर ऑल n कि an का वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 1 होगा। सॉरी, हाँ, ग्रेटर आर इक्वल टू 1, 1 माइनस, हाँ 1 से बड़ा, मतलब कि an का वैल्यू 1 से बड़ा बराबर हो सकता है, नहीं तो 1 + एप्सिलॉन से छोटा होगा, मतलब इसके बीच में लाई करने लगेगा। या यूं कहें, अगर आपको टेक्निकली मुझे समझाना है तो मैं कह सकता हूं कि एक निश्चित टर्म के बाद में जो an है, an 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 + एप्सिलॉन के बीच में हो जाएगा। तो इसी टाइप का कुछ कंसेप्ट है कि जैसे कि सीक्वेंस में आप पढ़े हुए हैं, नहीं पढ़े हुए तो पढ़िए। ठीक है, कि सीक्वेंस जब जाते जाते कन्वर्ज कर जाता है तो एक पॉइंट के बाद में वो एक दायरे में चला आता है। उसी प्रकार यहाँ भी है कि ये सीक्वेंस बढ़ रहा है, लेकिन एक निश्चित टर्म के बाद में एक n नाट एग्जिस्ट करे कि उस n नाट के बाद जो आर आएगा सारे के सारे आर n नाट के बराबर हो जाएंगे। मतलब ये बढ़ तो रहे हैं लेकिन एक निश्चित पद के बाद में सब के सब कांस्टेंट हो जाएंगे। मतलब nr होगा, nr + 2 होगा, बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन एक ऐसी स्थिति आएगी कि n नाट अब जो भी आएगा वो n नाट के बराबर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं असेंडिंग चेन कंडीशन। ठीक है, असेंडिंग चेन कंडीशन। ठीक है, तो ए मॉड्यूल m ओवर r इज सेट टू सेटिस्फाई असेंडिंग चेन कंडीशन ACC इफ फॉर गिवन एनी चेन n1 n2 एक दूसरे को अगला वाला कंटेन कर रहा है। ठीक है, आप सब मॉड्यूल है, सब के सब मॉड्यूल हैं m के। आगे क्या करे, असेंडिंग चेन कंडीशन सेटिस्फाई करेगा इफ लगा दिया। इफ के बाद में बता रहे हैं इफ देयर एग्जिस्ट n नाट नेचुरल नंबर में सच दैट nr बराबर n नाट, मतलब कि ये जाते जाते एक n नाट में तक पहुंचे, उसके बाद जितने होंगे सब के सब इसके बराबर होंगे। मतलब कि n नाट + 1 होगा ना तो भी इसी के बराबर होगा, उसके बाद n नाट + 2 होगा तो भी इसी के बराबर होगा, सब के सब उसके आगे के सब इसके बराबर होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ कि जैसे सपोज कीजिए कि मैंने 16Z लिया, 16Z किसके अंदर होगा बताओ? 8Z के। 8Z किसके अंदर होगा? 4Z के। 4Z किसके अंदर होगा? 2Z के। ठीक है, 2Z किसके अंदर होगा? Z के। अब Z तोड़ के तो
आगे जाएगा नहीं। तो आगे अगर आपको लेना भी है तो आप लोगे क्या, जेड ही लोगे ना बार बार, कि नहीं, या कुछ और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये तो समझ में आ रहा है ना कि 16 जेड 8 जेड के अंदर होगा। ओके, ठीक है। तो यही है कंडीशन, ठीक है, कि कोई मॉड्यूल यम है, वो कहेंगे कि सेटिस्फाई करेगा एसीसी। इसको आप लिख लिख करके याद करिए, इसे बस पढ़ करके नहीं लिख पाएंगे, ठीक है, लिख लिख करके याद करिए कि एसीसी को सेटिस्फाई करेगा इफ, ठीक है, इफ ए मॉड्यूल्स हैं, सब मॉड्यूल्स हैं किसके, यम के, देयर एग्जिस्ट यन नॉट बिलोंग टू यन सच दैट, कि यन नाट के बाद सभी आर के लिए, फॉर ऑल आर जो यन नाट के बाद आएंगे, क्योंकि आर बढ़ रहा है, 1 से 2 बढ़ा, 2 से 3 बढ़ेगा, 3 से 4 बढ़ेगा, 4 से बढ़ते बढ़ते आर हुआ, आर से फिर R+1, फिर R+2, ऐसे बढ़ रहा है। लेकिन एक यन नाट ऐसा मिल जाए कि उसके बाद के सभी आर के लिए जो एन आर हो एक ही आए, मतलब कांस्टेंट हो जाए, ठीक है, तब हम कहेंगे कि ये जो चेन है सब मॉड्यूल की एसीसी को सेटिस्फाई करता है, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। तो अब इसी में एक नया कंडीशन ला रहे हैं जिससे कि सोचना ठीक रहेगा कि ये मॉड्यूल इज सेट टू सेटिस्फाई मैक्सिमल कंडीशन। मैक्सिमल कंडीशन वही है कि इसमें एक मैक्सिमल एलिमेंट मिल जाए, कभी कभी मैक्सिमल एलिमेंट नहीं मिलते हैं, ठीक है। अब मैक्सिमल एलिमेंट नहीं मिलने वाला कौन सा केस बनता है, ठीक है, तो वैसा एग्जाम्पल बनाया जा सकता है, ठीक, जैसे कि आप इसमें ले लीजिए, क्यू में ले लीजिए, क्यू में ले लीजिए, ठीक है, क्यू में ले लीजिए आप, जैसे कि यही मैंने बताया, सपोज कीजिए मैं छोटा सा ही चालू कर रहा हूँ, पहले मैं सपोज कीजिए 4 जेड लिया, 4 जेड के बाद 2 जेड लिया, 2 जेड के बाद जेड लिया, जेड क्यू के अंदर है ना, ठीक है, तो क्यू और जेड के अंदर कुछ और एलिमेंट होंगे कि नहीं होंगे? कैसे होंगे बताइए? थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए बस। 1/2 जेड का हम कंसेप्ट ला सकते हैं, 1/2 जेड क्यू के अंदर होगा, ठीक है, तो 1/2 जेड हो गया, तो अब ए किसके अंदर होगा? इस तरीके से जैसे कि 1/2 जेड, 1/4 जेड, देखो 1/2 के सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए। तो जैसे मैं अगर उदाहरण के तौर पर आपको ऐसे समझाऊं कि जेड में लिया हूं 0 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे बढ़ाते जाइए, इधर -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। 1/2 अगर मैं कर दूं तो मुझे सबके नीचे 2 लिखना पड़ेगा, सबके नीचे 2, सबके नीचे मुझे 2 लिखना पड़ेगा, ध्यान देना, ऐसे बढ़ेगा। अगर मैं 1/4 जेड लिखूंगा तो मुझे सबके नीचे 4 लिखना होगा, तो 0 1 2 3 4 5 6 4 कर देते हैं। अब देखना कौन किसका सबसेट है, मिलाना, चीजें समझ में आ जाएंगी। 1/4 -1/4 -2/4 -3/4 -4/4 -5/4। आप बताओ क्या ये जो 1/2 जेड है इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं कि नहीं है? क्योंकि देखो 0 तो है, 1/2 भी है, क्योंकि यहाँ 2/4 है ना, 2/4 को काटोगे तो 1/2 मिल जाएगा। बाकी चीज़ें धीरे धीरे चेक कर लीजिए, जैसे कि यहाँ पर अब 3/2 है, तो 3/2 कहाँ पर मिलेगा आपको? ए देखिए 6/4 है ना, 3/2 मिल जाएगा, ठीक है। 4/2 तो 2 है, तो इसमें भी तो आएगा 8/4,
कट के क्या होगा 2। तो आप देखोगे कि 1/2z का एवरी एलिमेंट 1/4z में है, लेकिन 1/4z का कुछ एलिमेंट है जो इसमें नहीं है। तो सबसेट कौन हुआ? 1/2z सबसेट हो गया 1/4z का। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसी प्रकार से ये सबसेट हो जाएगा किसका? 1/8z का। आपको लग रहा है कि ये सीरीज कभी खत्म होगी? तो इसमें मैक्सिमल एलिमेंट नहीं मिलेगा, मतलब इस सीरीज में Q के पहले पहले तक करोड़ों अरबों खरबों एलिमेंट होंगे, मतलब ऐसा कह दिया तो लिमिट हो जाएगा, नहीं तो मिलेगा ही नहीं। मतलब मैक्सिमल एलिमेंट नहीं मिलेगा जो सबको कंटेन कर ले, मतलब होगा लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, जैसे मैं पूछ लूं कि 0,1 में मैक्सिमम कौन है ओपन इंटरवल में, अगर मैं कहूं 0,1 पर क्लोज कह दूं और पूछूं कि इसमें मैक्सिमल एलिमेंट कौन है, मैक्सिमम मतलब सबसे बड़ा एलिमेंट कौन, तो आप बता दोगे 1 है। लेकिन 0,1 पर मैं 1 पर ओपन कर दूं तो आप क्या बताओगे कि कौन सा मैक्सिमम है? एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। तो जस्ट लाइक सेम मॉड्यूल में भी मैंने ये कभी आपको एग्जाम्पल बताया, इसमें मैक्सिमल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो कहीं कहीं करता है, कहीं कहीं, मतलब ये एक एग्जाम्पल है नहीं करने का। तो जरूरी थोड़ी ना कि जितने भी एग्जाम्पल है सब नहीं करते होंगे। अभी तो मैंने आपको दिखाया ना कि जब आप भरोगे 8z के बाद में 4z z के बीच में जब निकालोगे तब, तो 4z से फिर 2z और 2z के बीच में फिर आएगा तो z, तो मैक्सिमल यहाँ पर मिल जाता है। तो कहा जा रहा है ये मॉड्यूल m इज सेट टू सेटिस्फाई मैक्सिमल कंडीशन इफ गिवन एनी नॉन एम्प्टी फैमिली m अल्फा अल्फा बिलोंग टू इंडेक्स सेट ऑफ सब मॉड्यूल ऑफ m। ठीक है, ये सेटिस्फाई करेगा इफ, अगर इट हैज मैक्सिमल मेंबर, अगर इसके पास कोई मैक्सिमल एलिमेंट हो। तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक, अगर कोई सबसे बड़ा मिल जाए तो सेटिस्फाई कर जाएगा, तो मैक्सिमल होगा, नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। तो इसके बाद जस्ट एक थ्योरम आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि m मॉड्यूल हो और r रिंग हो तब जा करके इक्विवेलेंट होते हैं फॉलोइंग कंडीशन। क्या क्या? m सेटिस्फाई ACC कंडीशन। ठीक है, अगर पहला लेके चलेंगे दूसरा ट्रू होगा, दूसरा लेके चलेंगे तीसरा सिद्ध करेंगे, तीसरा लेके चलेंगे तो पहला सिद्ध करेंगे, कोई भी घुमा फिरा के सिद्ध कर सकते हैं। तो पहला है m सेटिस्फाई ACC कंडीशन, दूसरा है कि अगर ACC सेटिस्फाई किया तो एवरी सब मॉड्यूल m इज फाइनाइटली जनरेटेड। अच्छा, अगर प्रत्येक मॉड्यूल m फाइनाइटली जनरेटेड है तो इसका रिलेशन कुछ फ्री मॉड्यूल से हो सकता है, लेकिन अभी मत सोचिए। उसके बाद क्या है? m सेटिस्फाई मैक्सिमल कंडीशन, तीनों इक्विवेलेंट होते हैं, किसी एक को लेके चलेंगे दूसरे को प्रूफ कर देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको पढ़िए सोचिए। ठीक है, हम बाकी प्रूफ आगे का कल बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।